हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो आज जो हम जिस कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे। आज हम पॉलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी राजव्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, टेंशन मत लेना, आराम से एक एक टॉपिक करते हुए चलेंगे शानदार तरीके से। जब तक कोर्स होगा आप अपने आप को उस लेवल पर पाएंगे जहां पर आपने एक तो शुरू किया था, और एक आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको एग्जाम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। मेरे साथ साथ अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आपको चलना है। एक एक चीज हम वो कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हम ना करवाएं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिटी की, अर्थात राजव्यवस्था की बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक जो हमारा आता है, जो आप जिस पर ध्यान नहीं देते हो, वो आता है संवैधानिक विकास। कौन सा है? ये हमारा पहला टॉपिक है, संवैधानिक विकास। ठीक है, जिसके बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना इस टॉपिक को। आप इस टॉपिक को क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा याद रखने में दिक्कत करता है, और जो चीज आपको दिक्कत करती है आप उसको देखते ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आपकी है। तो इस टॉपिक को जब तक ये वीडियो समाप्त नहीं हो जाता तब तक इसको देखना है। मैं वादा करता हूं आपका 80% आपको यहीं पर याद हो जाएगा। कितना परसेंट? 80% आपको यहीं पर याद हो जाएगा, यदि आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है तो। और एक और बात बता रहा हूं कि साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। मैं समझा दूंगा, समझना पहले है। यह नहीं है कि मैं लिख रहा हूं और साथ आप उतार रहे हो या नोट कर रहे हो अपनी नोटबुक में। नहीं, आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम के दौरान आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें संवैधानिक विकास की, कि किस प्रकार से हमारा संवैधानिक विकास हुआ था। संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता क्या है। किसी भी राज्य को, कोई भी राज्य है, उसके संचालन के लिए जो नीति होती है वही क्या होता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कि किस आधार पर राज्य को चलाया जाएगा, कौन कौन से रूल होंगे, इस रूल के अनुसार राज्य चलेगा। वो सब चीजें जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। और उसी संवैधानिक विकास की, जो हमारा संविधान का विकास हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ, शुरुआत से हम बात करने वाले हैं और लास्ट तक पहुंचेंगे जब आपका संविधान लागू हुआ था, वहां तक इस टॉपिक को लेकर जाने वाले हैं। शानदार टॉपिक होने वाला है। इसके बारे में बात करते हैं, संवैधानिक विकास के बारे में। देखिए, 1600 ईस्वी की हम पहले बात कर लेते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को तैयार किया गया था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने के लिए, व्यापार करने के लिए वहां पर उसको अनुमति मिल गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वो 1600 ईस्वी में वहां पर क्या मिल गई थी? अनुमति मिल गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये चीजें आपको समझनी है। इन चीजों के बारे में आपको जनरल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यदि हम पीछे की चीजें नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलेंगे कि स्टोरी टाइप में चीजें यदि हम पढ़ते हैं तो वो हमें, हमारा जो दिमाग है ना, वो उन चीजों को अच्छे तरीके से कैप्चर करता है और लंबे समय तक ये चीजें हमें याद रहती है। उनको भूलना नहीं होता, भूल नहीं पाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी व्यापार करने के लिए वहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको अनुमति दी गई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, EIC, ये आई भारत में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। ये सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, लेकिन इसने धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत बनानी शुरू कर दी। और किस प्रकार से भारत पर शासन शुरू किया था, उन चीजों के बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्रत्येक पॉइंट जो बता रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुई चीजें, उसने अपनी जड़ें मजबूत बनानी शुरू कर दी। इसी बीच एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से आपको पता होगा इसके बारे में। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून। ठीक है, कब हुआ था?
23 जून को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसमें सन की बात करें तो आपकी सन है 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। अब ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो किन के मध्य हुआ था? एक तो बंगाल था, ठीक है, वर्सेज आपका था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? कलायू कर रहा था। कौन कर रहा था? कलायू। यहां पर क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपनी जड़ें और भी इस युद्ध के बाद मजबूत बना ली और इसके साथ ही 1764 में एक युद्ध और लड़ा, और वो कौन सा था? बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसके बारे में देखिए, बंगाल, अवध और मुगल, इन तीनों की सेनाएं थी वर्सेज किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह युद्ध लड़ा गया था। तो नोट कीजिए यहां पर बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल, ठीक है, किसके खिलाफ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है, यह नेतृत्व कर रहा था। यहां पर पॉइंट क्लियर, आपका समझ में आ गई बात। इसके बाद देखिए, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो यहां पर अच्छे तरीके से जम चुकी थी। उसने 2 युद्ध जीत लिए थे। उसके बाद एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है, 1764 के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे, वो दीवानी अधिकार किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उसने बंगाल को हरा दिया, अवध की सेना को हरा दिया, मुगलों को हरा दिया बक्सर के युद्ध में। अब बचा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने आई थी, वो यहां पर शासन करना शुरू कर देती है। तो 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। कहने का मतलब है, इन प्रांतों का जो शासन था वो कब्जे में किसके आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करने की शुरुआत कर दी। लेकिन यहां पर एक और बात थी, क्या थी? कि ब्रिटिश सरकार ये देख रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने तो व्यापार करने के लिए भेजा था, इसने तो वहां पर शासन की शुरुआत कर दी। तो ब्रिटिश सरकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण चाहती थी। क्या चाहती थी? नियंत्रण, ताकि ये मेरे अंडर ही कार्य कर सके। उसके आधार पर कुछ रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, चार्टर एक्ट हो गए, ये अधिनियम बार बार समय समय पर आए, और उन समय समय के आधार पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था, उस पर जो नियंत्रण था, वो ब्रिटिश सरकार करती हुई चली गई। और अंत में क्या हुआ? 1858 में जाकर जो अधिनियम आया था, उसके द्वारा पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, और जो शासन की बागडोर थी वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली थी। किस प्रकार से शुरुआत की? अधिनियमों की हम यहां पर बात करने वाले हैं, एक एक अधिनियम को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर हम यदि बात करें तो पहला आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का। किस और कदम था ये? किस दिशा में यह कदम उठाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया था। इसमें क्या हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की यदि हम बात करें, इसमें जो बंगाल का गवर्नर था ना, उस पद को बदलकर कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलीजा इम्प्रे। कौन थे? इलीजा
इम्प्रे। इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल कितने थे? 4 थे। इससे संबंधित ये 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट लिख लेना यहां पर। पहला पॉइंट क्या है कि जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर, उसको किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट यहां पर देखें तो 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1+3 थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य क्या थे? न्यायाधीश थे। इसमें बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे इलीजा इम्प्रे, इलीजा इम्प्रे। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और इसको साथ साथ नोट भी कर लेना, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यह पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पर बात आती है, देखिए बंगाल का जो गवर्नर था ना, वो पहला कौन था? एक तो यह पॉइंट बनता है। साथ ही बात करें कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना, वो पहला कौन बना? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो आपका कलायू था। कौन था? कलायू। ये था पहला गवर्नर। ठीक है, ये था पहला गवर्नर। यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो बंगाल का गवर्नर था ना, ये पहला बता दिया कलायू था, लेकिन आपको घुमाने के लिए एक प्रश्न सीधा सीधा पूछ सकता है जो आपको पता भी होता है लेकिन आप बता नहीं पाते, क्योंकि आपने उन चीजों को समझा ही नहीं। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो उन चीजों को आप इग्नोर कर देते हो। यहां पर आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अरे इसका प्रमोशन हुआ तो यही तो बना था बंगाल का गवर्नर जनरल। अंतिम जो था ना वो प्रमोशन होकर बना क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल पद था ये। और पहला कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आ गई बात समझ में? 3-4 पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखना और नोट कर लेना इनको कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहां तक क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए आपका आता है दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए इसका नाम पिट्स कैसे पड़ा ये भी ध्यान रखना। उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, कौन थे? विलियम पिट। कौन थे? विलियम पिट। इसी वजह से इसको जाना जाता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के नाम पर जाना जाता है। इसमें क्या क्या चीजें हुई वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक कार्य थे वो दोनों पृथक पृथक कर दिए गए थे। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा लिख लेना इसको, इसके द्वारा राजनीतिक कार्य तथा व्यापारिक कार्य दोनों पृथक पृथक कर दिए गए। यह था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस चीज को समझिए, यहां पर जो राजनीतिक कार्य थे और जो व्यापारिक कार्य थे दोनों क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए गए। अब देखिए यहां पर लिखिए हम राजनीतिक कार्य
और इधर लिखते हैं हम व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य। अब इन कार्यों को संभालने की जो जिम्मेदारी दी गई ना, वो किसके अंडर थी? यहां पर सबसे पहले हम बात करें, जो राजनीतिक कार्य संभालेंगे वो थे आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC बोल सकते हैं। व्यापारिक कार्यों की बात करें तो ये थे, संभाल रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। BOD बोल सकते हैं। सिर्फ इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कि राजनीतिक कार्य और जो व्यापारिक कार्य वो दोनों क्या कर दिए गए? पृथक पृथक कर दिए गए। राजनीतिक कार्य जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आते थे और व्यापारिक कार्य वो आपके आते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत आते थे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब ये चीजें जो शुरुआत हुई थी ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसमें शुरुआत हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये शुरुआत की गई थी। ये भी ध्यान रखना है कि शुरुआत कब हुई थी, और आगे हम बात करने वाले हैं इनकी समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई। 2 अधिनियम आपके हो चुके हैं। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका है, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था, और एक कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। यहां पर बात की 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें हमने राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत ये कार्य किए गए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, देखिए धीरे धीरे कंपनी जो है ना, उस कंपनी पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी, धीरे धीरे कर रही थी। और इसमें एक ऐसा कार्य कर दिया कि लगभग नियंत्रण हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। वो कार्य क्या किया गया कि ब्रिटिश जो व्यापार के लिए भेजा गया था यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस समय इसको सिर्फ एकाधिकार प्राप्त था, सिर्फ ये ही व्यापार कर रही थी भारत में, और कोई व्यापार नहीं कर रहा था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह था कि अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी रास्ते मार्ग खोल दिए गए कि आप भी व्यापार कीजिए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट ध्यान रखना कि चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार है वो सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को उसमें एकाधिकार रखा गया, बहाल रखा गया, उसमें उसका एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया। पहला पॉइंट इसमें हुआ। दूसरा पॉइंट, इस कानून के द्वारा जो ईसाई मिशनरी थे उनको धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई कि आप आइए धर्म प्रचार कीजिए भारत में। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए क्या दी गई? अनुमति दी गई। तो इन दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं। पहला क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार, ध्यान रखना, चीन के साथ व्यापार तथा चाय का व्यापार में एकाधिकार रखा गया, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे होगा, पूर्णतः समाप्त होगा इसका एकाधिकार, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया, और लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उसमें एकाधिकार
दिया गया सिर्फ किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहां पर यह चीज भी आप समझ लेना, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो कि बाकी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए रास्ते मार्ग खोल दिए गए थे कि आप भी आराम से व्यापार कीजिए, आपके ऊपर यहां कोई पाबंदी नहीं होने वाली। ठीक है, पॉइंट को समझते हुए चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे देखकर जाने में, नोट्स बनाने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। हर चीज को समझिए, उसको समझकर नोट्स बनाइए, अपने आप याद हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होने वाली है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई या अनुमति दे दी गई। ठीक है, लिख लेना इसको, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। नोट कर लीजिए इसको। 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके बाद हम बात करने वाले 1833 का और फिर 1853 का। ये 1853 का जो था ना, वो लास्ट अंतिम चार्टर अधिनियम था। किसके अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद तो क्राउन के हाथों में शासन चला जाता है, उन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पहले इस पर ध्यान दीजिए, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दो चीज़ें यहाँ पर रखी गई आपके सामने। एक चीज़ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कीजिए। मैं बता रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, टाइम आपके पास, नोट कीजिए। व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार था उसमें एकाधिकार रखा गया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईसाई मिशनरियों को इसमें क्या किया गया? धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है, यहां तक पॉइंट आपका क्लियर। इसके बाद चलिए, अगला आपका आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ? इसमें 2-3 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन यहां पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसको बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। पहला पॉइंट तो ये है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इसमें विधि आयोग की स्थापना की गई मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई थी 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। पॉइंट क्लियर। चलिए, इसके बाद देखिए, लिखिए इसमें, बंगाल का गवर्नर जनरल को यहां पर बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन बना? विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। यह बना भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहां पर यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका विलियम बेटिंग ही था। कौन था? विलियम बेटिंग। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है, विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग की स्थापना की गई, अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। ठीक है, यह पॉइंट क्लियर। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को यहां पर समाप्त कर दिया गया। व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। वहां पर कुछ दो चीजों को छोड़कर, एकाधिकार को छोड़कर दो चीजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक तो चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार को छोड़कर समाप्त किया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको पूर्णतया समाप्त
कर दिया गया, पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसमें ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। बंगाल का गवर्नर जनरल को बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल, और पहला कौन बना, विलियम बेंटिंग बना। कौन बना, विलियम बेंटिंग। ठीक है। दूसरा है कि विधि आयोग की स्थापना की गई मैकाले की अध्यक्षता में। विधि आयोग की स्थापना की गई किसकी अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में। तीसरा, इसमें ईस्ट इंडिया के व्यापार एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया। ठीक, कर लिया नोट। चलिए अगला देखिए, 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ, इसमें था कि भारतीयों के लिए जो सिविल सेवा थी, जो सिविल सेवक थे, उनके लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और 1854 में भारतीय सिविल सेवकों के लिए एक समिति का भी क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि सिविल सेवकों के लिए, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1854 में भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में, भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, मैकाले समिति की क्या की गई, नियुक्ति की गई। किसकी बात कर रहे हैं, 1853 के चार्टर एक्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना इसको, इसमें 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, दोनों सिविल सेवा से संबंधित है। तो सीधा सीधा ध्यान रख लेना कि जो 1853 का चार्टर एक्ट है वो सिविल सेवा से संबंधित है। किससे संबंधित है, सिविल सेवा से संबंधित है। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही 1854 में भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में मैकाले समिति की क्या की गई, नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये पॉइंट यहां पर आपका क्लियर है, आ गई बात समझ में। अब इस चीज के बाद आता है आपका 1858 का अधिनियम। लेकिन ध्यान रखना, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या था, अंतिम चार्टर एक्ट। क्योंकि ये चार्टर एक्ट थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू हो रहे थे। अब आते हैं आपके, क्योंकि अब सीधा जो शासन है वो क्राउन के हाथों में चला गया, तो अब आपके आते हैं परिषद अधिनियम। जैसे 1858 का अधिनियम हो गया, उसके बाद 1861 का हो गया, फिर 3 आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, 1909 का, 1919 का और 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले अधिनियम की तरफ है, और वो आपका है 1858 का भारत अधिनियम। ठीक है, देखिए 1858 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें रखा गया जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसका पद का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। एक तो 73 में बदला था, एक 33 में बदला था 1833 में, एक 1773 में, और एक हुआ आपका 1858 में। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद नाम दिया गया। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन जो कर रही थी ना, उस शासन की जो बागडोर है ना, वो क्राउन के हाथों में चली गई। ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश का जो राजा था, उसके हाथों में वो बागडोर चली गई। अब वहां से सीधा शासन शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट तो ये है। तीसरा है, एक नए पद का इसमें सृजन किया गया और उस पद का नाम था भारत सचिव। क्या नाम था, भारत सचिव उस पद का नाम था। ठीक है,
तीसरा पॉइंट भी हो गया। इस भारत सचिव के लिए एक सलाहकार समिति या सलाहकार परिषद बोल सकते हैं, उसका गठन किया गया। और ये कितने सदस्यीय परिषद थी? 15 सदस्यीय परिषद। कितने सदस्य? 15 सदस्यीय परिषद। साथ ही मुगल सम्राट का जो पद था ना, उसका भी यहां पर द एंड हो गया। क्या हो गया? द एंड मुगल सम्राट के पद को। देखिए 1857 का विद्रोह था, आपने देखा था, उस चीजों से ही यहां पर भय का माहौल पैदा हो गया था ब्रिटिश सरकार के बीच। तभी उसने ऐसा किया कि ऐसे तो हमारे हाथ से यहां की सत्ता निकल जाएगी यदि ईस्ट इंडिया कंपनी इसी प्रकार से कार्य करती रही तो उसने जो शासन है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अपने हाथों में लिया और ये चीजें उसमें कुछ बदलाव किए। अब पढ़ते हैं हम यहां पर पहला पॉइंट नोट करना। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल पद का नाम भारत का वायसराय कर दिया। भारत का वायसराय। अब वही पॉइंट यहां पर निकल कर आता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग बना। कौन बना? कैनिंग। ठीक। अब यदि आपसे प्रश्न यहां पर पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी आपका कौन था? कैनिंग ही था, जो प्रमोशन होकर जो पद का नाम चेंज किया गया, कह सकते हैं वो बना भारत का वायसराय। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ना, जो शासन कर रही थी, वो शासन चला गया किसके हाथों में? क्राउन के पास। क्राउन के पास ये शासन चला गया, या फिर क्राउन के यहां से अब शासन शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट है, एक नए पद का सृजन हुआ। एक नए पद का सृजन हुआ, और वो नया पद कौन सा था? उसका नाम था भारत सचिव। क्या नाम था? लिखिए यहां पर, भारत सचिव। ठीक है, जो कि भारत में नहीं था, ये इंग्लैंड में रह रहा था। जो वायसराय था वो भारत में रहकर उस शासन की बागडोर संभाल रहा था। जो ब्रिटिश सरकार उसको निर्देश दे रही थी, वो सब चीजें वो कर रहा था। लेकिन जो भारत सचिव था ना, वो इंग्लैंड में बैठा था। कहां पर बैठा रहता था? इंग्लैंड में। अब इस नए पद का सृजन किया गया भारत सचिव, और इसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि इसकी सलाहकार परिषद थी। ये सचिव को सलाह देने के लिए थी कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। उन चीज़ों के बारे में कि भारत में क्या घटित हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से जो 15 सदस्यीय परिषद थी, ये भारत सचिव को क्या देने वाली थी? सलाह देने वाली थी हर चीज़ में। तो इसको बोल सकते हैं ये सलाहकारी परिषद थी। और इसमें चौथा पॉइंट है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद का द एंड हो गया। क्या हो गया? द एंड कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। देखिए 1858 में बहादुर शाह जफर जो था ना, उसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, जिसकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। और वही अंतिम मुगल सम्राट था। और उसके यहां से गिरफ्तार होने के बाद क्या हो गया था? मुगल सम्राट का पद खाली था और उस पद को यहां पर समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट समझ में आया? इसमें क्या था? 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 1858 का अधिनियम भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। 4 पॉइंट कौन कौन से? कि भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना, और वो कौन था? कैनिंग था पहला वायसराय भारत का। कौन था? कैनिंग। दूसरा पॉइंट है, ईस्ट इंडिया का शासन क्राउन के पास चला गया। एक नए पद का सृजन किया गया, भारत सचिव, 15 सदस्यीय परिषद का गठन, और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 1861 के अधिनियम की, जिसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। किसकी? विभागीय प्रणाली की शुरुआत। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही इसमें दूसरा पॉइंट था कि जो कानून बनाया जाता था ना, उस कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत इसमें हुई थी। ये 2 पॉइंट आपके 1861 के अधिनियम में कर लिया नोट। चलिए अगला देखिए, 1861 का अधिनियम,
या बोल सकते हैं भारत परिषद अधिनियम, 1861 का अधिनियम। इसमें 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, एक तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, विभागीय प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट क्या था, इसमें जो कानून बनाया जाता था ना ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस कानून में सिर्फ वो खुद ही बनाते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। तो ध्यान रखना, कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, शामिल करने की शुरुआत हुई। इसमें ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अच्छे से देखना, इसको हर चीज को समझते हुए चलना, सब चीजें आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी, अच्छे तरीके से हर चीज याद होगी। टेंशन मत लेना, आप बस इसको पढ़ते हुए चलो। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। यदि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझोगे तो आपको जो याद करने में जो दिक्कत होती है ना, वो दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से आप इन सब चीजों को याद कर लोगे। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। इसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो शुरुआत हुई वो किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए, इसके बाद आपका आता है 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, या बोल सकते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। 1909, 1919 और एक है 1935। पहले चलते हैं 1919 के बारे में बात करते हैं। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? एक तो सबसे पहले इसका नाम ध्यान रखना, दूसरा नाम है मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम। अब इस मार्ले मिंटो में भी एक ट्विस्ट है यहां पर। वो क्या है? वो ये है कि जो मार्ले था ना, ये तो था भारतीय सचिव, जो नए पद का सृजन हुआ था 1858 के अधिनियम में, वो था ये भारत सचिव। और जो मिंटो था ये भारत का वायसराय था। क्या था? भारत का वायसराय। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से 1919 का जो परिषद अधिनियम है, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, उसमें भी मोंटेग्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वो भारत का वायसराय था। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक ऐसी चीज हुई जो आप सोच भी नहीं सकते, जिस चीज के बारे में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। किनके लिए? मुसलमानों के लिए। देखिए, अब भी हमारे देश में ऐसा है कि कुछ सीटें SC ST के लिए रिजर्व है, लेकिन इस प्रकार की चीज जो घटना यहां पर हुई थी ना, ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि SC ST का जो भी कैंडिडेट होता है वो खड़ा होता है, लेकिन उनको जो वोट दिए जाते हैं वो सभी जनता जो है, पूरी जनता देती है। ये नहीं कि उसको ST वाला ही देगा। यदि ST का खड़ा है तो ST वाला ही नहीं चुनेगा। जनरल SC ST OBC आम जनता जो, वो सभी उसको वोट करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो मुसलमानों के लिए हुई थी। और उसमें ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान चुनाव लड़ेगा तो उसको वोट भी कौन देगा? मुसलमान। कहने का मतलब मुस्लिम सदस्यों के द्वारा ही अपना नेता यहां पर चुना जाएगा। ये यहां पर आपको ध्यान रखनी है। तो लिखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन
प्रणाली की शुरुआत हुई। किन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुसलमानों के लिए शुरुआत हुई थी कि मुसलमान सदस्य मुसलमानों को ही, अपने नेता को ही खुद वोट करके ही चुनाव करेंगे, ठीक है, और कोई उनको वोट नहीं करेगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और साथ ही ध्यान रखना, मिंटो को भारत में निर्वाचन, भारतीय जो निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन है, उसका जनक माना जाता है। किसको? मिंटो को माना जाता है, क्योंकि उसने ही ऐसा कार्य किया था। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, एक नाम आपको यहां पर याद रखना है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले सदस्य के रूप में पहले भारतीय थे जिनको विधि सदस्य बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बना, प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। और इनको सदस्य बनाया गया विधि सदस्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, विधि सदस्य बनाया गया। दूसरा पॉइंट इसका ये था, किस प्रकार का सदस्य बनाया गया? विधि सदस्य बनाया गया। आ गई बात समझ? इसमें तीसरा पॉइंट और ध्यान रखना है कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया आपका 1919 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ये 9 है, क्या है? 1909, ध्यान रखना है, 9 की बात कर ले, मार्लिमेंटो अधिनियम की। तो 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें ये चीजें हुई थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए और उनको बनाया गया विधि सदस्य। क्या बनाया गया? विधि सदस्य। इसमें अगला पॉइंट ऐड करना कि बजट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, पूरक प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ऐसा संभव हो सका। तो ये चीजें जो हुई थी ये किस में हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत हुई थी। कौन कौन सी चीजें हैं ये ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं। एक तो मार्लिमेंटो अधिनियम, इसको जाना जाता है। मार्ले क्या था? भारत सचिव था। मिंटो था वायसराय। कौन था? भारत का वायसराय। इसमें पहली चीज हुई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई मुसलमानों के लिए। दूसरा कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए, वो भी बने विधि सदस्य। क्या बने? विधि सदस्य। बजट में पूरक प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1909 के भारत परिषद अधिनियम या फिर मार्लिमेंटो अधिनियम के द्वारा। तो इनको नोट कर लेना, ये था 1909 का। अब आगे हम बात करने वाले हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से। इसमें भी बहुत सी चीजें हुई थी कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात लोक सेवा आयोग की यहां पर गठन हुआ था। पीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926 में ली आयोग गठित हुआ, उसकी सिफारिश पर 1926 में पीएससी की स्थापना हुई थी, जो आगे जाकर 1950 में क्या बना था? यूपीएससी बना था। यह भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। 2 पॉइंट हो गए इसमें क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब चलते हम 1919 में। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम जिसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। मॉन्टेग्यू क्या था? भारत सचिव था
जो पहला नाम है ना वो होगा भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड था वायसराय। क्या था? वायसराय। ये ध्यान रख लेना, जो पहला नाम है वो है भारत सचिव का, और दूसरा नाम है वो है भारत के वायसराय का। क्लियर? चलिए अब इसमें पहला पॉइंट देखिए, समझना इस चीज को, ये यहीं पर याद हो जाएगा आपको। 1919 का अधिनियम यदि आपने याद रख लिया तो उसका सिर्फ कॉपी पेस्ट है 1935 का अधिनियम। क्या है? कॉपी पेस्ट। यहां से चीजें उठाकर वहां की गई है और कुछ नहीं किया गया। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको ध्यान रखने की थोड़ी कम आवश्यकता होगी, लेकिन इस पर ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। दूसरा पॉइंट है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। एक ली आयोग था, ली आयोग बनाया गया था, उसके आधार पर, उसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था। पीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926 में, ये ध्यान रख लेना। और आगे जाकर क्या बना था? 1950 में यूपीएससी ही बना था। ठीक है। तीसरा पॉइंट, महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यहां पर महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। वोट देने का अधिकार मिला किनको? महिलाओं को। ठीक है, यह पॉइंट भी आपका क्लियर है, आ गई बात समझ में? चलिए इसके बाद देखिए इसमें, अब ये 1919 का जो अधिनियम था ना, ये लागू कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये लागू हुआ था 1921 में, ये ध्यान रख लेना। लागू कब हुआ था? 1921 में। और इस अधिनियम के तहत एक पॉइंट और ऐड किया गया था कि इस अधिनियम में जो चेंज किए गए हैं, कुछ चीजें जो जोड़ी गई है ना, इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा ताकि वो इसकी समीक्षा कर सके। तो 10 वर्षों के बाद एक आयोग बनाने की यहां पर बात कही गई थी। 10 वर्षों में एक आयोग बनाने की बात कही गई थी, और वो आयोग क्या करेगा? इसकी समीक्षा करेगा। क्या करेगा? समीक्षा करेगा। ठीक है, यहां पर इसके साथ ही एक आयोग आया, और वो कौन सा था? 1927 में बना एक आयोग, साइमन कमीशन बना था। कौन सा बना था? साइमन कमीशन। ये भारत में कब आया था? 1928 में आया था। भारत में कहां पर आया? ये बॉम्बे में आया था। कहां पर आया था? बॉम्बे में। इसमें 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। सभी के सभी अंग्रेज थे, भारत की तरफ से इनमें कोई भी सदस्य नहीं था। इसलिए ये जब बंबई में आया तो वहां पर नारे लगने शुरू हो गए थे, साइमन गो बैक। सिर्फ एक ही रीजन था, वो रीजन क्या था? कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। ये था 1928 में आया था। इसके साथ एक अप्रिय घटना हुई थी, जिसको हम दुखद घटना बोल सकते हैं, इस साइमन कमीशन के दौरान, कि एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन वहां पर क्या किया? लाठीचार्ज किया गया। और उस लाठीचार्ज के दौरान ही लाला लाजपत राय को चोट लग गई थी, और उसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो यहां पर एक अप्रिय दुखद घटना यह हुई थी कि लाला लाजपत राय जो हमारे नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका यहां पर देहांत हो गया था। किस दौरान? साइमन कमीशन के दौरान। ठीक है, हो गया पॉइंट क्लियर? चलो इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम देखिए, यहां पर ही समझ लीजिए उसको, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। वहां पर क्या हुआ? उस शासन को समाप्त कर दिया गया। जो प्रांत थे, अर्थात जिनको आज हम राज्य बोलते हैं, उन राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। किसमें की गई? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं 1935 के अधिनियम। 1935 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम देखिए, इसमें क्या हुआ? जो 1919 में हुआ था ना,
1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन को समाप्त किया गया। द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है, द्वैध शासन की समाप्ति किसमें? प्रांतों में। साथ ही प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, स्वायत्तता की स्थापना की गई, ठीक है। इसके साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में जो स्रोत ग्रहण किए गए थे ना, वो लगभग भारत 1935 के भारत परिषद अधिनियम से ही ग्रहण किए गए थे, ठीक है। इसके साथ अगला पॉइंट है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां वो किस में निहित होंगी? केंद्र में। अवशिष्ट शक्ति किस में होंगी? केंद्र में। यहां पर समझ में आ गई बात। इसके साथ ही कुछ चीजें थी, देखिए, राज्य सूची, बोल सकते हैं प्रांतीय सूची, एक थी आपकी केंद्र सूची या बोल सकते हैं संघ सूची, एक आपकी थी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसमें विषय थे, इसमें थे आपके 56 संघ सूची में, राज्यों में थे आपके 54 और समवर्ती में थे आपके 36 विषय। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 1935 की अधिनियम की बात कर रहे हैं, अब की बात नहीं कर रहे, अधिनियम के समय की बात कर रहे हैं कि राज्य या प्रांत सूची में 54 विषय थे, केंद्र या संघ सूची में 56 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। कितने थे? 36 विषय। इसके साथ ही अगला पॉइंट देखिए, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने की कोशिश की गई। कोशिश का मतलब क्या है कि मैं आपको समझा देता हूं कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, इसमें कही गई थी बात कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? कि जो देशी रियासतें थी ना, उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहां पर ध्यान रख लेना, इसका निर्माण नहीं हो सका, निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि देशी रियासतों ने मना कर दिया था। इसी के साथ फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे गवेरस, सर गवेरस थे। कौन थे? सर गवेरस इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इसमें 2 अन्य भारतीय न्यायाधीश थे, एक तो जैकब नाम था, एक सुल्तान नाम था। क्या था? जैकब और सुल्तान, 2 अन्य भारतीय न्यायाधीश थे। देखिए 1935 का जो अधिनियम ना, वो लागू कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ था। जिस प्रकार से 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो लागू हुआ था 1921 में, उसी प्रकार आपका जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम है ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को। इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे गवेरस थे, और 2 अन्य न्यायाधीश भारतीय न्यायाधीश थे, जैकब और सुल्तान। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद यहां पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, कहने का मतलब आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई की। हिल्टन यंग कमीशन, किस कमीशन के आधार पर? यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। हिल्टन, या फिर इसको बोला जाता है शाही आयोग। यंग हिल्टन कमीशन या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो फर्स्ट गवर्नर था ना, वो कौन था? सर ओसबरन स्मिथ। कौन था? सर ओसबरन स्मिथ। ये आपको ध्यान रखना है, सर ओसबरन स्मिथ इसका प्रथम गवर्नर था। किसका? आरबीआई का। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन कमीशन या शाही आयोग जिसको बोला जाता है, उसकी सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसको फिर से देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए।
इसमें बहुत सी बातें हुई थी। द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी, प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना हुई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित है, राज्य सूची के बारे में बात करें, केंद्र स्वयं सूची के बारे में बात की, अखिल भारतीय महासंघ की यहाँ पर स्थापना की बात कही गई, लेकिन स्थापना नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि जो देशी रियासतें थी उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में, आरबीआई की स्थापना हुई यंग हिल्टन या शाही आयोग के आधार पर। 1 अप्रैल 1935 को फर्स्ट गवर्नर इसका था सर ओसबर्न स्मिथ। पहला जो गवर्नर था आरबीआई का वो थे कौन? सर ओसबर्न स्मिथ। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए इसको नोट कर लेना, इसके बाद ये ध्यान रखना कि लागू कब हुआ था। ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 1937 को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। अब यहां पर बात आई कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। क्या हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था। ठीक है। तो उस समय उसने क्या सोचा कि चलो भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेते हैं, लेकिन भारतीय के जो हमारे नेता थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करने वाले, पहले हमारे संविधान सभा का निर्माण कीजिए। तो यहां पर एक मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। 1942 की हम बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1942 की बात कर रहे हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और उसने आकर यहां पर क्या बातें रखी? उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि हमें मंजूर नहीं था। उसमें वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे। कौन थे उस समय वायसराय? लिनलिथगो। चलिए देखिए, क्रिप्स मिशन आया, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही आया था ये क्रिप्स मिशन। कब आया था? 1942 में। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस समय वायसराय कौन था? वायसराय था आपका लिनलिथगो। लिनलिथगो ये वायसराय था। ठीक है। इसने कहा था कि हम संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन हमने मना कर दिया था कि नहीं, पहले संविधान सभा का निर्माण कीजिए। तो इसने कहा था, इसकी बातें ही हम लिख रहे हैं यहां पर, संविधान का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव पेश किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम क्या कर देंगे? संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। और वायसराय इस समय कौन था? लिनलिथगो था। वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। ठीक है। क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, इसका मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ऐसा चेक है जिसमें आगे की डेट लिखी गई है जो किसी काम का नहीं होने वाला। आगे की डेट लिखी गई है और उस समय क्या होगा ये कुछ पता नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक था ये। महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में क्रिप्स मिशन के बारे में बताया था। और उस समय पीएम की बात करें तो पीएम कौन थे? चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल। पीएम कौन थे? चर्चिल। इसके बाद ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद वहां पर सरकार आई, लेबर पार्टी की सरकार। किसकी सरकार आई? लेबर पार्टी की सरकार। और पीएम कौन बने? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली वहां पर पीएम बने और उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। कब तक? 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, या ब्रिटिश शासन से क्या कर दिया जाएगा? पूर्णतया मुक्त कर दिया जाएगा। ये पॉइंट तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके पहले हम चलें, ये तो हम आगे पहुंच गए थे क्योंकि क्लीमेंट एटली के बारे में हमने चर्चा करनी थी कि भारत को आज़ाद करने की बात कही गई थी। क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ कि जो संविधान सभा थी ना, उसका निर्माण होना शुरू हो गया था। और उस संविधान सभा के निर्माण के दौरान ही यहां पर सीटें रखी गई। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। 10 लाख जनसंख्या पर क्या निश्चित की गई? एक सीट निश्चित की गई। कितनी सीट निश्चित की गई? एक सीट निश्चित की गई। ठीक है।
इसमें सीटें बनी 398 बनी। कितनी बनी? 398, जिसमें आपकी 296 तो थी ब्रिटिश, 11 तो थे ब्रिटिश प्रांत, 11 क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे। उन प्रांतों से प्लस 4 कमिश्नरी प्रांत थे, कमिश्नरी प्रांत, ठीक है, ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। साथ ही जो 93 सीटें थी वो थी आपकी देशी रियासतों थी, देशी रियासतों से 93 सीटें थी। यहां तक क्लियर कि 398 सीटें बनी, जिनमें से 296 तो आपकी ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी प्रांत थे उनसे। देखिए यहां पर ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो 292 ब्रिटिश प्रांत की थी, 11 की, और 4 थी कमिश्नरी प्रांत। जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे कौन कौन से थे? एक तो कुर्ग था, एक अजमेर मेरवाड़ा था, एक दिल्ली था और एक बलूचिस्तान था। ये चारों आपको ध्यान रखने कौन कौन से 4 कमिश्नरी प्रांत थे। पहला था, एक था आपका कुर्ग, एक था बलूचिस्तान, एक था अजमेर मेरवाड़ा, और एक था आपका दिल्ली। क्या था? दिल्ली। तो ये थे 4 कमिश्नरी प्रांत, ठीक है। सीटें पता चल गई कहां पर किस प्रकार से विभाजित हुई। 398 सीटें थी, जिनमें से 296 सीटें 11 ब्रिटिश प्रांत में, 292 और 4 कमिश्नरी प्रांत में, 93 देशी रियासतों में। देखिए अब यहां पर बात करें कि यहां पर तो चुनाव होने वाले थे, लेकिन देशी रियासतों में जो 93 सदस्य आने वाले थे वो मनोनीत सदस्य होंगे। और कौन मनोनीत करेगा? वहां के राजा के द्वारा मनोनीत करके वो सदस्य यहां पर भेजा जाएगा। लेकिन 296 पर तो चुनाव होंगे। चलो 296 के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर 296 पर चुनाव हुए, जिनमें से 208 मिले आपको कांग्रेस को। 208 किसको सीट मिली? कांग्रेस को। 73 मिली आपको मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73। साथ में 15 मिली अन्य को, 15 मिली अन्य को, ठीक है। यहां पर मुस्लिम लीग चिंता हो गई कि हमारा तो क्या होगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके पास मात्र 73 सीटें थी। तो उसने क्या किया? गुस्सा आ गया उसको, और उसने क्या किया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, क्या बोल सकते हैं इसको? डायरेक्ट एक्शन डे बनाया मुस्लिम लीग ने। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। देखिए ये ध्यान रख लेना, कांग्रेस ने 208 सीटें मिली थी 296 में से, और 73 मात्र 73 मिली थी किसको? मुस्लिम लीग को, और 15 मिले थे अन्य को, ठीक है। 15 किसको मिले थे? अन्य को मिले थे। तो यहां पर हो गई आपकी संविधान सभा, बन गई संविधान सभा। इसके बाद संविधान सभा बनने के बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। किसका दौर शुरू हुआ? बैठकों का। और वो बैठक देखिए, पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये बने थे अस्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इसमें एक और बात ध्यान रखना, इसमें हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। जो हैदराबाद रियासत थी उसने भाग नहीं लिया। वो बोले हम तो नहीं आएंगे भाई, आप अपनी बैठक कीजिए, हम नहीं आने वाले, ठीक है। तो इन्होंने पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। इसके बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई 1946। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये ध्यान रखना, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक और चीज है कि आप सिर्फ ये ध्यान रख लेते हैं कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था 11 दिसंबर 1946 में। मजा आ गया, हमें तो पता है, ठीक है, हमें तो इस बैठक के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं है कि आपकी तरह सोच रहा है कि स्थायी अध्यक्ष ही पूछ लेगा। वो पूछ सकता है उपाध्यक्ष कौन था। उपाध्यक्ष पता है क्या आपको? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि पढ़ते नहीं हो ना, तो पता कैसे होगा,
ठीक है, ध्यान रख लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, सिर्फ पॉइंट पॉइंट ध्यान रखते हो कि स्थायी अध्यक्ष बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात है कि 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बच्चे को भी पता है, किसी को जाकर पूछ लेना 9वीं 10वीं के बच्चे को भी। फिर आप में और उनमें फर्क क्या हुआ, कुछ नहीं होने वाला, पढ़ो अच्छे से पढ़ो तभी मजा आएगा। इसमें देखिए उपाध्यक्ष कौन था, HC मुखर्जी, कौन थे, HC मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। इसके साथ तीसरा पॉइंट, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, BN राव, ये थे संवैधानिक सलाहकार। उपाध्यक्ष ध्यान रखना HC मुखर्जी। इसके बाद 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 की यदि हम बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, ठीक है, पप्पू पास हो गया, वैसे ये क्या हो गया, यहां पर प्रस्ताव पास हो गया, ठीक है, कब, 22 जनवरी 1947 को। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आपसे यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा सर तीसरी थी, हमने तो 9वीं पढ़ी, 11वीं पढ़ी और 13 दिसंबर वाली पढ़ी, तो ये तो तीसरी है। ध्यान रखना जो संविधान सभा की बैठक हुई थी ना, वो 9 को भी हुई थी, 10 को भी हुई थी, 11 को भी हुई थी, 12 को भी हुई थी और 13 को भी हुई थी, तो ये 5वीं थी न कि तीसरी थी, ठीक है ना। रट्टू पीर मत बनो, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जो इंपॉर्टेंट थी वो बैठक आपको करवाई गई है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, ये जरूर ध्यान रख लेना। और ये जो 13 दिसंबर को बैठक हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, वो 5वीं बैठक थी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को। कब पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके साथ अगले पॉइंट पर चलते हैं कि विधानसभा के कितने सत्र हुए थे। विधानसभा के सत्र कितने हुए थे, 12 सत्र हुए थे। कितने हुए थे ये भी ध्यान रखना। और अंतिम सत्र हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अंतिम सत्र कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था। ये ध्यान रख लेना, लास्ट सत्र है, ये लास्ट बैठक बोल सकते हैं इसको विधानसभा की, जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसके दौरान ही क्या हुआ था, 2 चीजें ध्यान रखना, राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को, जो कि विधानसभा का अंतिम सत्र बोल सकते हैं, अंतिम सत्र वहां पर समाप्त हो गया था, या फिर कह सकते हैं विधानसभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसी के साथ एक और चीज ध्यान रख लेना, जो तिरंगा था हमारा, जो राष्ट्रीय ध्वज था, वो कब आपका अपनाया गया, तो वो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो अपनाया गया, ठीक है। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। स्टार मार्क करके इंपोर्टेंट कर लेना, एक तो 22 जुलाई 1947, एक 24 जनवरी 1950, दोनों डेट आपके लिए इंपोर्टेंट है। देखिए शुरुआत की थी 1600 से, पहुंच गए कहां पर, 1950 तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है। और भारत गणतंत्र बन गया था। पहले राष्ट्रपति बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे, तो क्या हो गया, भारत गणतंत्र देश ही बनेगा। अब इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रारूप समिति, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और उनमें कुछ अन्य सदस्य भी थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए
यहां पर बात करते हैं प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, तीसरे थे, चौथे थे आपके डॉक्टर के एम मुंशी जो कि एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे, डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे एन माधवराव। जो एन माधवराव थे ना, इनके बारे में एक चीज ध्यान रख लेना, पहले यहां पर बीएल मित्तर थे लेकिन उनका स्वास्थ्य जो था वो बिगड़ गया था या फिर वो अस्वस्थ हो गए थे, उस वजह से इनको मनोनीत कर लिया गया उनके स्थान पर, बीएल मित्तर के स्थान पर एन माधवराव को शामिल किया गया। टीटी कृष्णामाचारी जो 7वें सदस्य थे इनको शामिल किया गया था डॉक्टर पी खेतान की मृत्यु होने के बाद। पहले सदस्य थे डॉक्टर पी खेतान लेकिन उनकी 1948 में मृत्यु होने के कारण उनकी जगह पर मनोनीत किया गया टीटी कृष्णामाचारी को। तो ये थे आपके प्रारूप समिति के सदस्य। ठीक है, किस प्रकार से देश का संवैधानिक विकास हुआ, कहां से चीजें शुरू हुई और कहां तक हमने चीजें पढ़ी। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। प्रत्येक चीज को अच्छे से समझना है, नोट करना है। जहां भी आप पढ़ रहे हो इन सब चीजों को वहां पर सामने एक बोर्ड लगाकर या किसी भी कागज पर लिखकर रख दीजिए, क्योंकि जो चीजें आपके सामने बार बार रहेंगी ना, ये टॉपिक आप पढ़ते नहीं हो, इसी वजह से इस टॉपिक के बारे में कह रहा हूं। बार बार यदि आपके सामने दिखाई देगा तो वो धीरे धीरे अपने आप अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिए, एक बार यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो दोबारा आता है तो आपको यही दिमाग में आता है यार मैंने इसको कहीं देखा है। यदि वो 2-3 बार आपके सामने आ जाता है ना, फिर आप बता सकते हो अच्छे तरीके से कि हाँ मैंने इसको कहाँ देखा, ये कौन है और इसके बारे में मैं क्या जानकारी रखता हूँ। ठीक है, तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, पॉलिटी के अगले टॉपिक में। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। धन्यवाद।